आप सभी साथियों का अभिवादन। मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। आज सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के साथियों ने एक बेहद खास मौके पर एक बार फिर मुझे याद किया है। इसके लिए सामाजिक न्याय आंदोलन मंच बिहार के साथियों का शुक्रिया। यूं तो इस मंच पर आकर के लगातार हम संवाद करते रहते हैं। संवादों की एक लंबी कड़ी यहां पर चल रही है और अगर आप इस पेज को लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आप बाकायदा इस सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक काम को बहुत करीब से देख रहे होंगे। बहुजन नायकों को याद करने की पूरी परंपरा रही हो, सामाजिक न्याय के सवालों पर बात करनी हो, या उसके साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया पर बात करनी हो कि सामाजिक न्याय के सवालों को कैसे मुख्यधारा विमर्श का हिस्सा बनाया जाए। इसी कड़ी में आज जब आप लोगों के बीच मुझे आमंत्रित किया गया है तो आज बातचीत का विषय रोहित वेमुला की याद है। अमूमन मैं ये कोशिश करता हूं कि जो मेरी समझदारी है, जो मेरा नज़रिया है, मेरी दृष्टि है, उसके मुताबिक अपनी बातें कहूं। लेकिन आज मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं, आप भी अपनी कुछ बातें कहिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप रोहित वेमुला को कैसे याद करते हैं। आपके लिए रोहित वेमुला क्या एक शब्द है या कोई एहसास है या विचार है या प्रेरणा का कोई नाम है, उस पर भी हम बात करें। आज जब मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं तो मैं भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज एक किताब इसको सुबह से पलट रहा हूं और पहला ही वाक्य मेरा यह है कि मेरे लिए अब तक एक विचार का नाम डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार और तमाम बहुजन नायकों का नाम आता है और उनमें से एक प्रमुख नाम है भगत सिंह का। आज ही किसी ने मेरे पे याद दिलाया ये जो आगाज कर रहा उसका अंजाम आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। भगत सिंह को याद करते हुए हम एक प्रेरणा लेते हैं कि उनके लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाने के लिए आमादा है। भगत सिंह अपनी आखिरी चिट्ठी में, जो बहुत छोटी सी चिट्ठी है और भगत सिंह ने अपार लेखन किया है, इस चिट्ठी में भगत सिंह ने साफ तौर पर यह बातें कही हैं कि वो किस तरह से जीना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं
शर्तों पे, किसी और की शर्तों पे नहीं, झुक कर नहीं, कमजोर होकर नहीं। भगत सिंह कहते हैं कि मैं चाहता तो जी सकता था, लेकिन मैं अगर आज पीछे हटा तो मैं कमजोर समझा जाऊंगा। भगत सिंह कहते हैं कि मेरी शहादत आने वाले वक्त में इंकलाब लाएगी। और इसके साथ भगत सिंह कहते हैं कि माएं अपने बच्चों को भगत सिंह का किस्सा सुनाया करेंगी। ये दिलचस्प है। और वो जो इंकलाब, वो जो एक ख्वाब था, उसको लेकर के हम आज कहां खड़े हैं, इस बात की अपील बार बार भगत सिंह हमसे करते हैं। ये सवाल भगत सिंह लगातार हमसे पूछते हैं। तो भगत सिंह ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा, बहुत गहरी बातें, बहुत विस्तृत बातें, बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने ये सारी बातें लिखी हैं। उसके साथ साथ भगत सिंह एक विचार बन चुके हैं। मैं आज जब रोहित वेमुला को याद कर रहा हूं, या मेरे जैसे अनगिनत लोग जो रोहित वेमुला को याद कर रहे हैं, जो रोहित वेमुला से प्रेरणा लेते हैं, जिनके लिए रोहित वेमुला केवल किसी शख्स का नाम मात्र नहीं रह गया, जिनके लिए रोहित वेमुला के शहादत का यह दिन यानी 17 जनवरी साल दर साल गुजरने वाली कोई नामालूम सी तारीख मात्र नहीं है, उनके लिए विश्वविद्यालयों का अर्थ कुछ अगर बदला है, आंदोलनों का कुछ अर्थ अगर बदला है, तो उसके लिए मैं उन लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। जरा गांव गांव चल करके हम ये सवाल पूछे लोगों से कि आपको पता है रोहित वेमुला कौन था? कहने को तो उसने आत्महत्या की, फांसी लगाई, लेकिन आपको पता है कि यह सब क्यों हुआ? ये सवाल क्या आज किसी मीडिया बहस से लेकर के किसी भी ऐसे संस्थान में पूछा जा रहा है, विश्वविद्यालयों में पूछा जा रहा है क्या कि रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले लोग कौन थे? और क्यों कहा जाता है कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई? अगर यह हत्या है तो इसके गुनहगार आज 5 साल बाद कहां हैं? अगर रोहित वेमुला ने एक लड़ाई लड़ते हुए यह कदम उठाया तो इसके लिए मजबूर किसने किया? और रोहित वेमुला जहां आज हम याद कर रहे हैं, वहां रोहित वेमुला को कैसे याद करते हैं? हम कैसे याद करें रोहित वेमुला को? यह सवाल मेरे मन में है और जो मैं आपसे मुखातिब होकर के पूछ रहा हूं। ये जितने लोग, मेरी चिंता उन युवाओं की है जो दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों से चल करके विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंच तो गए, लेकिन शायद उनमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अभी संघर्ष कर रहा है। उस तबके के लिए रोहित वेमुला क्या है? और जिन घरों के बच्चे विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचना शुरू होते हैं, उन घरों में क्या बातचीत होती है क्या कि रोहित वेमुला को क्यों शहादत देनी पड़ी? उनकी चिंता क्या थी? उनकी लड़ाई क्या थी? रोहित वेमुला का विचार क्या था? क्या रोहित वेमुला सामाजिक न्याय के आंदोलनों के पड़ाव में एक कदम नहीं है? मेरी चिंता यह है, मेरे सवाल ये हैं कि रोहित वेमुला को लेकर के आज हमारे गांव में, आज हमारे कस्बों में, आज हमारे घरों में क्या कोई बातचीत है? मैं उन घरों, उन कस्बों और उन मोहल्लों की बात कर रहा हूं जहां पर धर्म की चिंता बहुत हावी रहती है,
एक धर्म को दुश्मन बनाया जाता है, दूसरा धर्म बचाने की ठेकेदारी रोज आकर के कोई पाठ पढ़ाता है, झूठा इतिहास पढ़ाता है, हमारे घर के बच्चों को भटकाता है। गर्व से कहो तुम हिंदू हो, इसके नाम पर एक बड़ा सांस्कृतिक संगठन लगातार इस देश में नफरत के बीज बो रहा है। अगर उन घरों में ये बातें हैं तो उन घरों में रोहित वेमुला का जिक्र क्यों नहीं? ये मेरे सवाल हैं आपसे। मेरा दूसरा सवाल यह होगा कि और कितने रोहित, डॉक्टर रतन लाल हमारे अग्रज हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, और कितने रोहित। और फिर परंपरा से एक सवाल उसी धर्म के ठेकेदारों और धर्म को बचाने का जिम्मा जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के युवाओं पर थोपने वाले सांस्कृतिक संगठन, उनसे एक सवाल, ये एकलव्य कौन था जिसके किस्से तुम्हारी ही इतिहास के किताबों में दर्ज हैं? एकलव्य पर बात होती है क्या उन घरों में जिन घरों में धर्म को बचाने की ठेकेदारी पर बात होती है? जिन घरों में किसी धर्म को दुश्मन बना करके आपसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, चलो बचाने। तुम राष्ट्र के नाम पर जान कुर्बान कर दो, दंगे करो, फसाद करो। उन घरों में क्यों नहीं आपने सवाल पूछा कि एकलव्य कौन था? ये उन्हीं धर्म की किताबों में है, हमारे किस्से नहीं है। ये उनकी किताबों में दर्ज है कि एक नीची जाति कहने वाले, सो कॉल्ड नीची, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई और खुद को उसके सबसे ऊपर की पायदान पर रख करके कहा कि हम ऊंची जाति हैं, और जिनके हाथों ने इस देश को, इस दुनिया को बनाया है, इस मुल्क को जैसा ये है वैसा बनाया है, जिनके हाथों ने, किसान, कामगार जातियों ने, उन जातियों के घरों के बच्चों को कहां खड़ा किया इसी समाज को बनाने वाले लोगों ने। वो किसान, कामगार जातियां जिनके घरों के पुरखे इस देश को बनाने में रहे, उन्होंने शोध किए हैं। वो धोबी हो, कुम्हार हो, लुहार हो, नाई हो, बढ़ई हो, मोची हो, निषाद हो, मल्लाह हो, वो कुर्मी, कोयरी हो, ये यादव हो, तमाम जातियां, वो आदिवासी जातियां हो जिन्होंने जल जंगल जमीन को बचा करके इस देश को बर्बादी से बचाया है, प्रकृति को बचाया है, इंसानियत को बचाया है। उनके घरों के बच्चे आज कहां हैं? रोहित वेमुला को याद करते हुए यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? और यह मेरा दूसरा सवाल है कि अगर उनके किस्सों को आप अपने घरों में पढ़ते हैं तो आप यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने ऐसा काम क्यों किया था, उसका अंगूठा मांगा। यह उनके किस्से हैं। मुझे नहीं पता कि यह इतिहास है या मिथक है। मैं अगर इसे मिथक के रूप में भी मानूं तो मुझे एकलव्य बार बार अपील करता हुआ एक नायक नजर आता है। मुझे शंभू याद आता है जो उनके किस्सों में है, जो राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर सारी दुनिया को हिंदू बनाने पे तुले हैं। एकलव्य को क्यों उठा कटवाया? और तब मैं आज अपनी बात जोड़ता हूं, और जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं जुड़ाव रखता हूं, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय न होता, चंद 100 रुपए फीस दे करके अगर मुझे पढ़ने का मौका न मिलता तो मैं वहां नहीं पढ़ पाता। दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 रुपए फीस दे करके पूरी पीएचडी डिग्री हासिल की है। यह क्यों मुमकिन हो पाया? ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में हम कैसे पढ़ पाए? क्योंकि भारत का संविधान हमारे पास था। और दूसरी बात, जब मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं तो मैं यह बात भी महसूस करता हूं कि भारत के संविधान के साथ साथ अगर मंडल कमीशन, भारत के संविधान ने वो रास्ता बताया जिसके जरिए मंडल कमीशन लागू हुआ। इन्हें विश्वविद्यालयों की दहलीज पर नारे लगाए गए कि मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित हो जाएगा अगर इन विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू हो गया तो। क्योंकि जब तक आरक्षण लागू नहीं था, इन विश्वविद्यालयों के 100% पदों पर उन्हीं तथाकथित द्रोणाचार्य के वंशजों का कब्जा था। इसलिए मैं याद करता हूं मंडल कमीशन आंदोलन को, मंडल कमीशन को, और तब कहता हूं कि अगर भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम विश्वविद्यालयों के जरिए यहां तक नहीं पहुंच पाते। और तब मैं अपना प्रिय वाक्य बोलता हूं कि संविधान ने बोलने की ताकत दी और मंडल कमीशन ने आंख दिखाने की हिम्मत दी। और तब यह सवाल हम आपसे पूछते हैं कि और कितने रोहित?
रोहित वेमुला की शहादत क्यों हुई? और फिर मेरा तीसरा सवाल है कि क्या रोहित वेमुला के पहले इन विश्वविद्यालयों में, जो कि 90 के बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जब SC ST रिजर्वेशन लागू हुआ, तब तो पहली बार इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक दलित पिछड़े आदिवासी आना शुरू हुए। और उसके बाद आपने कितने रास्ते रोके, आपने इंटरव्यू में नंबर कम दिए, आपने उनकी सीटों पर NFS किया। पहले वो लोग जब आरक्षण लागू हुआ तो नॉट अवेलेबल थे, और जब इन दलित पिछड़े आदिवासी घरों के लोग, कामगार घरों के लोग, श्रमिकों कमेरे जाति के लोग अपने बच्चों को पढ़ाकर अवेलेबल करने लगे, तो इन्हीं विश्वविद्यालयों में नॉट फाउंड सुटेबल कहा गया, नॉन फाउंड सुटेबल। जिन मेरिट, जिन डिग्रियों पर इनके बच्चे गलत डिग्रियों पर पढ़ा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है, घोर जातिवाद और घोर परिवारवाद के साथ ही अपॉइंटमेंट करके विश्वविद्यालयों को चलाते रहे। उन्होंने कहा नॉन फाउंड सुटेबल SC ST OBC सीटों पर। और उसके बाद भी जब फेलोशिप मिली, जब तमाम तरह के पढ़ने के मौके मिले, तो ये घरों के बच्चे जब विश्वविद्यालयों में अवेलेबल होने लगे, सुटेबल होने लगे, तो उन्होंने आरक्षण, रोस्टर, जाने क्या क्या चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और फेलोशिप रोका, जातिगत प्रताड़ना दी। तो कभी पायल तड़वी, कभी और दलित पिछड़े आदिवासी घरों के बच्चे, और आज भी यह अनवरत जारी है। मैं आपसे ये बात कहता हूं, बहुत गंभीरता से कहता हूं कि रोहित वेमुला की शहादत दिखती है हमें। अनगिनत रोहित हर रोज घुट घुट के मरने पर मजबूर हैं, क्योंकि इस देश को चलाने वाले लोग घोर जातिवादी, घोर ब्राह्मणवादी, घोर मनुवादी, पितृसत्ता और पूंजी के गुलाम हैं। इसलिए आज का दिन मूल्यांकन का दिन है साथियों। मूल्यांकन कीजिए। पढ़ाई, शिक्षा मुक्ति का द्वार है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले याद आते हैं, जिन्होंने विद्या के लिए लड़ाई लड़ी, मंदिरों के लिए नहीं लड़ाई लड़ी थी। पेरियार ने शिक्षा की बात की, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा की बात की। इसलिए रोहित वेमुला को याद करते हुए मैं चाहूंगा कि आपके घर गलियारों में, आपके मोहल्ले कस्बों में, आपके गांव-गांव में यह सवाल एक आग की तरह फैले कि 5 साल बाद रोहित वेमुला के हत्यारे कहां हैं, कोई जेल में क्यों नहीं है। रोहित वेमुला जैसे जाने कितने दलित पिछड़े घरों के बच्चे क्यों मजबूर हैं इस तरह की प्रताड़ना झेलने के लिए। और तब हम ये सवाल अगला पूछेंगे कि उसके बाद हम कहां खड़े हैं। यह सवाल हमारा है। इस सवाल पर विचार करना हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मेरे इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में हजारों लोग हैं जो दलित पिछड़े आदिवासी घरों से आते हैं। मौके बेमौके ये लोग अपने संघर्षों को लड़ना तो शुरू कर दिए हैं, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं, लेकिन जितना चाहिए वो आवाज नहीं उठ रही है। इन्हीं विश्वविद्यालयों में आज भी आरक्षण के साथ भेदभाव होता है। आज भी NFS इन्हीं विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। आज भी दलित पिछड़े आदिवासी घरों के शोधार्थियों और उनमें भी खासकर लड़कियों को, जिनकी तादाद कितनी कम है, उनकी फेलोशिप वैसे ही रोकी जा रही है जैसे रोहित वेमुला को परेशान किया गया था, और जिसके लिए रोहित वेमुला ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 7 महीने की फेलोशिप बाकी है, उसे मिल जाए तो हमें जिनका उधार लिया है उनका चुकता कर देना। उस वाक्य से क्या आप विचलित नहीं होते जो रोहित वेमुला ने लिखा कि मेरा जन्म ही एक खतरनाक त्रासदी है, एक हादसा है। ये हादसे हर रोज हो रहे हैं, ये हादसे आज भी हो रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे। और विडंबना तो ये कि वो हादसे दिन पर दिन गहराते जा रहे हैं। हमारे अपनों घरों के लोग इस प्रक्रिया से बाहर होते जा रहे हैं, और फिर भी कोई बेचैनी हमारे समाज में नहीं है। नई शिक्षा नीति लागू हो गई कोविड के काल में,
विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा चुके हैं। नई शिक्षा नीति में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ग्रेडेड ऑटोनॉमी और तमाम तरह के वर्ण व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की वर्ण व्यवस्था बना दी गई है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी से सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास के विश्वविद्यालय बनाए गए। स्कूलों को बंद करने, कॉलेजों को बंद करने के पूरे पैमाने तैयार करके लागू कर दिए गए आपके ऊपर। और आप राष्ट्रपति 5 लाख का चंदा दे करके गांव गांव ये संदेश दे रहे हैं कि राम का मंदिर बन जाने के बाद सारे कष्ट मिट जाएंगे। कहां है रोहित वेमुला को न्याय मिलने की बात? कब बोले राष्ट्रपति जी? कब इन विश्वविद्यालयों में बड़े आंदोलन हुए? और अब मैं आता हूं उस आंदोलनों की प्रक्रिया पर, जो आज के विषय से भी मुझको आज के विषय से जोड़ करके मेरे लिए यह बात कही गई थी कि कैसे हम इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरी बातचीत को देखें। मूल्यांकन करना होगा। ऐसे मौकों को मूल्यांकन के तौर पर लीजिए। मूल्यांकन करना चाहिए कि अंततः वह दृश्य क्या था जब एक पैन इंडिया मूवमेंट बना। मेरे लिए रोहित वेमुला इसलिए बहुत अहम है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी के तौर पर रोहित वेमुला ने जो आगाज किया था, उसके लहू के कतरे ने वाकई उस दौर में इंकलाब खड़ा किया। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में रोहित वेमुला के उस शहादत के बाद आंदोलन खड़े हुए। हमने महसूस किया, मैंने अपने जीवन में महसूस किया और इस बात को कबूल कर रहा हूं, लिख रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं कि रोहित वेमुला की शहादत ने मेरे लिए विश्वविद्यालयों के मायने बदल कर रख दिए, मेरे लिए राष्ट्र के मायने बदल कर रख दिए, मेरे लिए धर्म, जाति, इन सब के गहरे अर्थों को खोल कर रख दिया। यह है रोहित वेमुला की शहादत का दिन मेरी अपनी जिंदगी में। आप भी अपने से सवाल पूछिए कि आपके लिए इस दिन की अहमियत क्या है। आपने कितना फॉलो अप लिया कि उनके कातिलों को किसने सजा दी? जिसने राज्यसभा में कहा था कि मैं मां हूं, मेरा दिल पसीजता है, आज वो किसी और जगह पर जाकर के ऐसे ही सामाजिक अन्याय कर रहे हैं। कोई जेल में नहीं है। यानी आप तो ये संदेश दे रहे हैं कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के बच्चे मरते हैं तो मरे, इनको इंटरव्यू में नंबर कम मिलता है तो मिले, अगर इनकी सीटों पर एनएफएस किया जाता है तो हो। मैं आज भी वो आरटीआई आपके सामने जाहिर करता हूं और एक नई आरटीआई, ये आरटीआई का जवाब आया। इस आरटीआई में मैंने फिर से ये पूछा था कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके कुलपति, मैं आज इस पर एक पोस्ट लिखने वाला हूं, कितने कुलपति एससी, एसटी, ओबीसी हैं देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के? कितने प्रिंसिपल, कितने वाइस चांसलर, कितने डीन, कितने रजिस्ट्रार ये दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के बच्चे हैं? 70 साल हो गया इस देश में। और बाकी आरटीआई का जवाब जो पिछली बार का था 1 जनवरी 2020 तक का, वो आपके सामने मैं साझा कर चुका हूं कि आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों के प्रोफेसर की पोस्ट अगर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मिला लें तो 95% पोस्ट वैकेंट है। गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। एक सांस्कृतिक संगठन आता है, एक नेता आता है और आपको कहां ले जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं है। अब उस आंदोलन का क्या हुआ? जो रोहित वेमुला की शहादत से जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसने हम जैसे युवाओं को झकझोरा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़े नाज से, बड़े फक्र से यह बात कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को कहा गया था कि मां सरस्वती का पावन प्रांगण है, मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ था। दलित, पिछड़े आकर के इसको अपवित्र कर देंगे। हमने उनकी छाती पर चढ़कर नारा लगाया कि डीयू की धरती पर बिरसा फुले अंबेडकर नहीं रहेंगे, अब दबकर बिरसा फुले अंबेडकर। एक मूल्यांकन एक चीज का और होना चाहिए। लाल रंग किसका है? वामपंथ एक विचार का नाम है। वामपंथी होना मेरे लिए भगत सिंह की इस लाल किताब, लाल झंडे और लाल इंकलाबी नारों के साथ परिचय कराता है। दुनिया का इतिहास रहा है वंचितों, शोषितों के लिए लड़ने का, वाम का। भारत में भी रहा, लेकिन भारत में वाम ने चूक की जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने पकड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में वामपंथ की दिक्कत नहीं, वामपंथियों की दिक्कत है। और फिर मैं एक बदलाव, एक अच्छा बदलाव मैं देखता हूं। जय भीम,
लाल सलाम का नारा आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, हमने देखा है, हमने उसको सामने से महसूस किया है कि एक बदलाव तो आया। डॉक्टर अंबेडकर 1950 में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए हजारों पन्ने महिलाओं की बराबरी, श्रमिकों की बराबरी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और ओवरऑल राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जिस डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में थी, जिस डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में सबकी बराबरी का रास्ता था, 5 दशक तक उस अंबेडकर को दफन कर दिया गया इस इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में। मंडल कमीशन का दौर याद आता है, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, वीपी सिंह के कार्यकाल में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाता है। उसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए का प्रकाशन व्यवस्थित शुरू होता है। तब भी वामपंथी संगठनों के झंडों पर डॉक्टर अंबेडकर उस तरीके से नहीं आए थे। पुराने लोग जानते हैं इतिहास। तमाम हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने जाति के सवाल पर वामपंथी संगठनों से मोहभंग के चलते सदस्यता त्यागी। हमारे मतभेद उन साथियों से रहे। बेशक हम एक होते हैं कई मसलों पर, संघर्षों के मसलों पर, लड़ने के वक्त तमाम जगहों पर हम एक होकर के लड़ रहे होते हैं। लेकिन रोहित वेमुला की शहादत ने एक बदलाव यह भी खड़ा किया कि एक नया नारा निकला, जय भीम लाल सलाम का नारा। अच्छी बात है, गलतियां तो मैं कहता हूं सामाजिक न्याय के झंडा बरदार राजनेताओं तक से हुई हैं, गलतियां वामपंथियों से भी हुई हैं। मैं एक प्राथमिकता तय करता हूं कि मेरा असल वैचारिक दुश्मन कौन है। वामपंथ से हमारी नाराजगी रहती है कई मसलों पर और है, लेकिन उसी वामपंथी धारा के भीतर एक बदलाव हम देख रहे हैं और वह बदलाव उस वामपंथी धारा के भीतर एक खास तबके के नए राजनीतिक विमर्श में नए संगठन जो ज्यादा रेडिकल ढंग से जाति के सवाल को, जेंडर के सवाल को बारीकी से एड्रेस कर रहे हैं, हम उनका साथ देते हैं। और उनके मुंह से जब जय भीम लाल सलाम का नारा निकलता है तो हम इसे एक बेहतर, मुकम्मल, वंचितों शोषितों की एका के तौर पर एक साझा संघर्ष के बतौर देखते हैं। ये इसलिए मैं इस नारे को नकारात्मक नहीं मानता, लेकिन इतिहास याद रखने की अपील जरूर करता हूं साथियों। अगर हम सामाजिक न्याय की वैचारिकी के भीतर के अंतर विरोधों पर हम ही खुलकर नहीं बोलेंगे तो हम अपने विचार के साथ, अपने संघर्ष के साथ घात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अगर हम अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करते हैं, कई जगह कमियां, उस पर फिर कभी किसी मौके पर बात होगी। अभी आंदोलनों के चरित्र पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे, और यह बात मैं ये सवाल के तौर पर ले आ रहा हूं कि क्यों ना हम बड़ा दिल करके अपने उस चीजों को, उन चीजों को एक बार महसूस करें, एक बार कबूल करें कि लाल सलाम अधूरा लगता रहा जब तक उसके साथ जय भीम नहीं लगा था। विचारों में कहां चूक रह गई थी, क्यों रह गई थी? आप भी वंचितों की बात कर रहे थे, आप भी शोषितों की बात कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर तब एक सवाल उठा चुके थे, तो कैंपसों की राजनीति में यह सवाल क्यों नहीं आ पाया? क्यों किसी रोहित वेमुला की शहादत का हमें इंतजार था? या आज भी अगर हम सामाजिक न्याय की वैचारिकी पर बात करने वाले लोग, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन अगर अपने भीतर की अंतर विरोधों को नहीं उजागर कर पाएंगे तो हम कितने न्याय कर पाएंगे और कितने रोहित का इंतजार करेंगे?
लोकतांत्रिक आंदोलनों के चरित्र का विश्लेषण मैं करता हूं तो मैं आज दो बातें बिल्कुल साफ तौर पर रेखांकित करना चाहता हूं साथियों। पहली बात, हम सामाजिक न्याय के लोग, हम फूले अंबेडकर पेरियार की वैचारिकी के लोग, हम बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, फूलन देवी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख की वैचारिकी के लोग आज सबसे मुश्किल दौर में हैं। और वो मुश्किल दौर इसलिए है कि यह लड़ाई वैचारिक बन चुकी है और एक तरफ वो हिंदूवादी, सांप्रदायिक, मनुवादी, पितृसत्ता और पूंजी के गुलाम विचार के लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ वंचित, शोषित जमात के लोग खड़े हैं। यह लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट दो खांचों में बंटी हुई लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर उस समय भी बार बार एक बात कहते थे, वो आज भी सच होती हुई हमें नजर आ रही है कि भारत में ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है और इसने भयानक नेक्सस खड़ा कर दिया है जो जन आंदोलनों को उतनी सीमा तक स्वीकार करता है जिस सीमा तक आने के बाद लोकतांत्रिक देश होने का भ्रम बना रहे, वो उतने जन आंदोलनों को कबूल करते हैं। रोहित वेमुला के बाद जन आंदोलन जो खड़ा हुआ, उस जन आंदोलन का श्रेय किसने लूट लिया, ये एक सवाल है। मैं इससे आगे इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा और आपके ऊपर इसकी टिप्पणी छोड़कर जा रहा हूं। वापस मैं अपने उस पहले पॉइंट पर आ रहा हूं जो दो बातें मुझे अब अपने बातचीत के आखिरी दौर में कहनी है और बेहद अहम बातें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान भाषा में उन बातों को आपके सामने रख सकूं। टिप्पणी जरूर करिएगा, मैं आज आखिरी में बातचीत करूंगा आपसे। तो जिसे हम एकदम साफ कह रहे हैं कि दो वैचारिकी का संघर्ष है और इस वैचारिकी के संघर्ष में एक तरफ ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, पितृसत्ता, सामंतवाद सब कुछ एक खेमे में खड़ा है और दूसरी तरफ खड़े हैं वंचित, शोषित, श्रमजीवी, श्रमशील, कामगार, कमेरा जाति के लोग, बहुजन लोग। ये वैचारिक संघर्ष है और हम अपने संघर्ष के सबसे मुश्किल दौर में जी रहे हैं। और आज का दिन, रोहित वेमुला का दिन, रोहित वेमुला की शहादत का दिन हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम क्या आज यह मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम इस वैचारिक लड़ाई में कहां खड़े हैं। एक जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक आंदोलन की जमीन तैयार हो रही है क्या, इसका एक विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। और क्यों मैं इस सवाल को यह कह रहा हूं कि यह सबसे मुश्किल दौर है साथियों, इसकी बारीकी को समझिए। पहला लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि आज लोकतांत्रिक जन आंदोलनों के चरित्र पर ही हमले किए जाते हैं। किसान लड़ रहे हैं, किसानों तक को खालिस्तानी और जाने क्या क्या कहा गया। कल को लड़ रहे थे शाहीन बाग में और देश के अनगिनत शाहीन बाग में देश की जमहूरियत और संविधान के साझा शहादत से बने साझा विरासत को बचाने वाले कुछ जुनूनी लोग, और पाकिस्तानी कहा गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, जाने क्या क्या कहा गया। और जब भी बहुजन बोलता है, जाते जाते मेरा एक सवाल यह भी देखिएगा, कितने लोगों की टाइमलाइन पर आज रोहित वेमुला की तस्वीर चस्पा है। किसे याद आती है रोहित वेमुला की, किस रूप में याद आती है? क्या ट्विटर पर एक औपचारिकता निभाने वाली चंद लाइनों के बतौर रोहित वेमुला की तस्वीरें याद आती हैं, या एक वर्ग ऐसा भी बन रहा है जो बहुत शिद्दत से इस अधूरी लड़ाई के अधूरेपन को महसूस कर रहा है?
बेशक आज वक्त बहुत मुश्किल है, लड़ाई बहुत बारीक हो चुकी है और हमला जनतांत्रिक लोकतांत्रिक आंदोलनों के चरित्र पर किया जा रहा है और भीतर से आपको तोड़ा जाता है, भीतर से आपको कमजोर किया जाता है। आप रोहित वेमुला को याद मत करें। सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर होगी। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं जिनके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है और उनको वो कथा याद है? कितने लोग उस कथा को गंभीरता से सुनते हैं? कितने लोग विवाह के से लेकर के तमाम पाखंडी कर्मकांडी जगहों पर बोले जा रहे मंत्रों को याद करते हैं? हम एक औपचारिकता में जीते हैं। हमारा खून उबाल मारता है धर्म के नाम पर तब जब दंगा कराना होता है, जब किसी से नफरत करनी होती। आप धर्म को जी रहे हैं और आपको रोहित वेमुला की आखिरी चिट्ठी नहीं याद है कि मैं सितारों की यात्रा पर जा रहा हूं, मेरा जन्म एक घातक हादसा है। यह बात समझने की जरूरत नहीं। और लगातार रोहित वेमुला होते जा रहे हैं और उसके ऊपर सवाल नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं हम सबसे मुश्किल दौर में हैं साथियों। लेकिन दूसरी बात उम्मीद की बात है। ये पहली बात चुनौती की बात है। ये जन आंदोलनों के चरित्र पर चुनौती है। ये जय भीम और लाल सलाम के नारे को एक औपचारिकता, एक दिखावा का नारा तब्दील किए जाने की संभावनाओं को परखने वाली चुनौती भी है। सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले तमाम बहुजन जातियों के लोग जिनके दिल बड़े छोटे होते हैं, जिनके विचार बेहद अस्पष्ट हैं, उनके जरिए रोहित वेमुला को न्याय, और जाने कितने रोहित वेमुला, पायल तड़वी, उनके न्याय की उम्मीद। और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद का पितृसत्ता का गठजोड़। ये एक ऐसा दृश्य हमारे सामने पेश कर रहा है जो बेहद घातक, बेहद चुनौतीपूर्ण और बेहद खतरनाक है। लेकिन दूसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बहुत शिद्दत से कही थी कि बड़ी मुश्किल से यह कारवान यहां तक ले आया हूं, इसे वापस मत जाने देना, इसे आगे ले जाना, इसे आगे ले जाना। अगर आगे न ले जा सको तो इसे पीछे मत जाने देना, वहीं छोड़ देना जहां तक मैंने पहुंचाया है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, यह बात तथागत बुद्ध से लेकर के फूलन देवी तक है। हम कहीं चूक रहे हैं इसलिए क्योंकि मुश्किल है चुनौती। जन आंदोलन नहीं खड़े हो पा रहे, एक सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका नहीं बन पा रही जो हम आज बनाना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि एक नई पीढ़ी बहुजनों की ऐसी है जिस नई पीढ़ी के भीतर रोहित वेमुला जिंदा है। एक नई पीढ़ी बहुजनों की ऐसी आ रही है जो यूपी बिहार के गांव गांव तक एक सवाल लेकर चल रही है कि आखिर कब तक और कितने रोहित। हमारे पास तो सोशल मीडिया है, हमारे पास संविधान की बनाई हुई जमीन है जिसमें आंख में आंख डाल करके हम सच कह सकते हैं। और अब तो हमारे साथ समझदारी के लोग हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है साथियों। इसलिए मेरी ये अपील, मेरी ये आरजू, मेरा ये हौसला, मेरी ये उम्मीद, ये इस बात के लिए आपसे, मैं इस बात की अपील आपसे करने के लिए आया हूं कि इस पूरे जनतांत्रिक परिदृश्य में हमारी लड़ाई एक वैचारिक और सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई है। हम कमजोर नहीं पड़ रहे, दुश्मन मजबूत होता जा रहा है। दुश्मन, वैचारिक दुश्मन। हमारी भाषा में यह हिंसा नहीं होती है जो मॉब लिंचिंग कराए। हमारी भाषा, हमारी वैचारिकी ही मोहब्बत की वैचारिकी है, सामाजिक न्याय जिसका नाम है। रोहित वेमुला के उस आखिरी पत्र को पढ़िए।
रोहित वेमुला के उस एक किताब को जो उसके फेसबुक पोस्ट पर बनी हुई छपी है, और तब ये सवाल पूछिए कि अगर हम संख्या में इतने हैं, अगर हम इस तरीके से इस पूरे बातचीत को ले चल सकते हैं, तो हम आज छोटे फ्रेम में मत देखिए, हजारों सालों का इतिहास है हमारा, हमारे पुरखे कुर्बान हो गए ताकि हम आज देख सकें। थोड़ी जहमत हम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां एक सुनहरा कल देख सकेंगी, और वैसा सुनहरा कल जो रोहित के ख्वाबों में था, जो जय भीम और लाल सलाम के नारे से पैदा हुई एक उम्मीद, और इस उम्मीद को मैं और आसान भाषा में कह दूं, वामपंथी होना, कॉमरेड होना क्या है? कॉमरेड कहते हैं इंकलाबी साथी को। वामपंथ क्या, किस विचार का नाम है? मजलूमों, वंचितों, शोषितों के हक में लड़ने का नाम है, और यही तो हमारे देश के लिए सामाजिक न्याय है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भारत में वामपंथी, जय भीम, लाल सलाम सामाजिक न्याय के फ्रेम के भीतर समाहित है। किसान कौन? बहुजन। मजदूर कौन? बहुजन। तमाम लोग जो सारे इस विचार को मानने वाले लोग हैं, छात्रों में सबसे कमजोर तबका कौन? सामाजिक रूप से वंचित कौन? सारे लोग बहुजन ही तो हैं। तो असल में वामपंथ, भारतीय वामपंथ दरअसल सामाजिक न्याय की वैचारिकी के भीतर समाहित है। हम किसान, मजदूर, श्रमिक, श्रमजीवी, कामगार, कमेरा, श्रमशील जातियों की एकाकी ही लड़ाई तो लड़ रहे हैं, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब सामाजिक न्याय है और यही वामपंथ है। इसलिए हमें अलग से कोई इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ी एका बना है, उस वामपंथी खेमे के भीतर जो धोखे मिले हैं, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अच्छे काम भी किए। मैं जब वामपंथी इतिहास को पढ़ता हूं तो मैं उस जगह पर खुद को नहीं खड़ा पाता कि मैं सारे वामपंथी इतिहास को केवल गालियां दूं। हमारे तमाम बहुजन लोग वामपंथी नाम सुनकर के ऐसा व्यवहार करते हैं गोया संघ से बड़ा दुश्मन वामपंथी है उनके लिए। वो संघ पर एक बात नहीं कहेंगे और सुबह से शाम तक वामपंथियों को गालियां देते हैं। इस पे मुझे शंका है। धोखे सबसे मिले हैं। क्या आप सामाजिक न्याय के नाम पर पाए गए धोखों के साथ यही तेवर रखते हैं जो आप वामपंथ के साथ रखते हैं? हमारा विश्लेषण, हमारी निगाह, हमारा तमाम चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एकांगी पूर्वाग्रही हो। हम एक समालोचना करें और हम ये बड़ी तार्किक रूप से कहें कि भारत में वामपंथ एक अच्छा विचार था जिसके ऊपर अधिकांशतः जातिवादी सवर्ण वर्चस्व का कब्जा था, जिसके चलते भारतीय वामपंथ हाशिए पर चलता चला गया, जिसके चलते भारतीय वामपंथ ने जाति को एक केंद्रीय विमर्श के रूप में, एक बेस स्ट्रक्चर के रूप में कबूल करने में बहुत देर कर दी और बहुत हद तक तो कबूल भी नहीं किया है। जैसे ही हम एक परत उतारते हैं, कॉमरेड की जाति सामने आ जाती है। इसकी आलोचना ऐसे भी करें और उन कॉमरेड को अपने साथ खड़े होकर के मुट्ठी बांध करके लड़ने का हिम्मत करें जो कॉमरेड हमारे साथ, हमारे विचार के साथ है। यह है जय भीम लाल सलाम की एका। और जय भीम के नाम पर क्या है, इस पर हम कभी नहीं बोलते। हम ओबीसी वर्सेस दलित जो बनाए हुए हैं यूपी और बिहार में, यह कहां खड़ा है? मेरे अपने जिले में मैं देखता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, दो पार्टियां हैं यूपी में, मैं नाम नहीं ले रहा, समझ सब जाएंगे। इन दो पॉलिटिकल पार्टियों में गठबंधन हुआ, हम भी उम्मीद से उसके साथ थे, और जैसे ही वहां लोकसभा में हारे, अब दोनों में से मुख्यमंत्री तो एक ही को बनना है, दोनों फिर से अलग। ये राजनेताओं को लड़ने दीजिए। अगर आपने उस समय कहा था कि दलितों और पिछड़ों में एका बन गई है, तो आइए एक नई एका के दिखाइए वो रास्ता कहां है, वो एका कहां है। तो यहां तो चूक हमारी भी है।
पिछड़ी जातियों में जो कथित तौर पर कुछ संख्या में ज्यादा जातियां हैं, उन जातियों के युवाओं के भीतर क्या संख्या में कम अति पिछड़ी जातियों के को लेकर वही समानता का भाव है क्या जिसकी आप उम्मीद करते हैं? तो ये कमी तो यहां भी है। कमी तो यहां भी है कि एक सांस्कृतिक जनवादी बहुजन आंदोलन कहां खड़ा हो पा रहा है। एक दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 बहुजन संगठन काम करते हैं, सब एक ही लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे का नेतृत्व किसी को कबूल नहीं। तो एक बार दिल बड़ा करिए साथियों। हम केवल गालियां देते हैं, वामपंथी है तो तुरंत गालियां शुरू। भाई मैं एक जगह सहमत होता हूं, गाली का तो कल्चर ही कितना अमानवीय, घोर महिला विरोधी है। गालियां अमानवीय और घोर महिला विरोधी हैं। इसका पाठ अपने घर में पढ़ाना होगा, हमको भी पढ़ना होगा, और तब इस बात का विश्लेषण करना है कि यह लड़ाई वैचारिक है। हमारा अगर कोई एक वैचारिक प्रतिपक्ष है तो वह दक्षिण पंथ है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पूंजीवाद, पितृसत्ता का नेक्सस है, वह हमारा बौद्धिक प्रतिपक्ष है, वैचारिक प्रतिपक्ष है। और इसके पक्ष में, इसके खिलाफ खड़े वो जो जमात है, जो वंचितों शोषितों की जमात है, वो हमारी असली जमीन है। तो हम इसको लेकर के एक पूरा खाका तैयार करें। जो हमारे साथ आ रहा है उसको हम साथ रखें, सजग रहें कि अगली बार धोखे न हो। न एक सवर्ण वामपंथी से आप जितनी शंका एक सवर्ण वामपंथी पर करते हैं, आप खोज कर देखिए दलितों पिछड़ों के बीच भी जाति आड़े आते ही, शहर आड़े आते ही, भाषा आड़े आते ही भीतर भीतर अविश्वास ऐसा है। तो काम तो हर स्तर पर करना है। तो आखिरी बात जहां मैं खत्म कर रहा हूं कि इन सब बातों को अगर हम ईमानदारी से कबूल करना शुरू करें, अगर हम अपनी गलती, अपनी चूक, अपने अहंकार, अपनी वैचारिक अस्पष्टता को कबूल करना शुरू करें, तो रोहित वेमुला ही नहीं, अनगिनत रोहित वेमुलाओं के साथ जो ज्यादती, जो अत्याचार इस देश में किया गया था, किया जा रहा है और शायद आगे भी किया जाएगा, उसका हम जवाब ले सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं और रोहित के अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। रोहित एक आंदोलनकारी व्यक्तित्व था। रोहित अपने कैंपस में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, सामाजिक न्याय के विचारों को लेकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ने का हिमायती युवा था। और आज हम अगर रोहित को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सवाल यही है कि वो जो सफर, वो कारवां, वो साथी हमारा सितारों के बीच, सितारों की यात्रा पर है, लेकिन वो हमारे जहन में भी है, वो हमारे हर नारे में है, वो हमारी उम्मीदों में है। कल ही मैं किसान आंदोलन के 50 दिन हो रहे थे तो मैं सिंघो बॉर्डर पर था और इसी बात से अपनी बात खत्म करूंगा। एक बुजुर्ग, तकरीबन 70 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। मैंने कहा, बाबा जी आप वापस कब जाएंगे? सरकार करिए वापस चले जाइए, आप मौसम की मार झेल रहे हैं, आप कैसे लड़ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अगर मैं वापस चला गया हार कर, तो मेरे आने वाले बच्चे मुझसे लगातार ये सवाल पूछेंगे कि तुम लड़ नहीं पाए, तुम हार गए, तुम वापस आ गए, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं उस बुजुर्ग किसान के इस जवाब को आज आपके बीच एक सवाल की तरह रख रहा हूं। हम सब समझ रहे हैं कि विश्वविद्यालयों से लेकर हमारे गांव के सड़क चौराहों तक जो राजनीति हो रही है, वो हमें बांटने की, हमें भटकाने की, हमें तोड़ने की, हमें कमजोर करने की, हमारे हक को मारने की सारी राजनीति हो रही है।
और हम इस खेल को अगर समझ भी रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम एक बड़ी लड़ाई नहीं खड़ा कर पाए, एक बड़ा लोकतांत्रिक जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए, तो आने वाली पीढ़ियों के उन सवालों का जवाब हम क्या देंगे, जिन सवालों को वो पीढ़ियां ये कह के पूछेंगी कि तुम्हारे सामने ये सारा कुछ हो रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? हम क्या जवाब देंगे? मैं इस उम्मीद पर अपनी बातचीत को विराम देता हूं कि आज साथी रोहित वेमुला के लिए, क्योंकि साथी रोहित वेमुला ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि मेरे लिए आंसू मत बहाइएगा, हम आंसू बहाने की बजाय अनवरत बहते आंसुओं को पोंछने के लिए, आने वाले कल में किसी के आंसू न बहें इसके लिए, अनगिनत रोहित वेमुलाओं की शहादतों का न्याय मांगने के लिए और सबको सबके हिस्से का हक देने के लिए एक मुकम्मल लड़ाई की शुरुआत में शामिल होंगे, उस जमीन को रचेंगे, उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हिम्मत लेते हैं, एक दूसरे को भरोसा देते हैं और साथी रोहित वेमुला को हम यहीं से क्रांतिकारी सलाम।